मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कार्नोट साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे थे। टाइम पूरा हो गया था, तो आज उसी की कंटिन्यूटी में मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों को हीट इंजन के बारे में फर्दर डिस्कशन करने के लिए प्रेजेंट। पिछली बार जब हम हीट इंजन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस में यदि हम एक्स एक्सिस पर किसी गैस का वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर यदि हम प्रेशर को कंसीडर करें तो हमने एक साइक्लिक कर्व ड्रॉ किया था। इनिशियली हमने फर्स्ट प्रोसेस में कंसीडर किया था कि सबसे पहले हमारा सिलेंडर पिस्टन असेंबली जो है, वर्किंग सब्सटेंस जो है, उसने सोर्स से एनर्जी गेन करी, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया और उसका एक्सपेंशन हुआ सिलेंडर पिस्टन असेंबली का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन at the constant temperature T1, which is the temperature of the source also, and after that we will reach at the point B where the pressure and volume of the working substance or the ideal gas is PB और VB। उसके पश्चात हमने सिलेंडर पिस्टन असेंबली को काम करने के लिए स्टैंड पर रखा था, जिससे बी पोजीशन प्राप्त हुई। बी पोजीशन पर हमने देखा कि कुछ देर के पश्चात टेम्परेचर उसका गिरता चला गया और धीरे धीरे पिस्टन अपने आप एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हुआ। एडियाबेटिकली वर्किंग सब्सटेंस का एक्सपेंशन होने के कारण उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ गए, जिसको हमने यहाँ पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन टेम्परेचर भी गैस का कम हो गया। इस स्थिति में अब हम थर्ड प्रोसेस पर पढ़ें। थर्ड प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करें तो हमने देखा था कि थर्ड प्रोसेस में सिलेंडर को हमने अब रिमूव कर दिया इंसुलेटेड स्टैंड से। कुचालक स्टैंड से हमने सिलेंडर को हटाकर और उसको हमने सिंक पर रख दिया। सिंक पर रखने का मतलब क्या हुआ कि गैस को धीरे धीरे हमने पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया और इस प्रकार से कंप्रेस किया कि गैस का तापमान जो है वो T2 केल्विन ही बना रहे। ऐसी स्थिति में गैस जो है वो सी बिंदु से डी बिंदु पर पहुंच गई। मान लो डी बिंदु पर पहुंचते पहुंचते गैस का प्रेशर पीडी और वॉल्यूम वीडी हो जाता है। इस आइसोथर्मल कंप्रेशन को हमने इस कर्व में, साइक्लिक कर्व में, कार्नोट साइकिल के साइक्लिक कर्व में हमने सी डी कर्व से डिनोट किया है। इस स्थिति में जब C से D तक परिवर्तन हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, उस स्थिति में गैस की इंटरनल एनर्जी 0 हुई, क्योंकि हमने यहाँ जो गैस काम में ली है वो हमारी आदर्श गैस है और जितनी भी ऊष्मा बची रही उस ऊष्मा को सिलेंडर पिस्टन असेंबली ने हीट सिंक को रिजेक्ट कर दिया, डिलीवर्ड कर दिया। इसलिए ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो आइसोथर्मल कंप्रेशन करने में सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जो समतापीय संकुचन किया, समतापीय कंप्रेशन किया, उस स्थिति में कितना कार्य किया गया, इस कार्य को हमने निकाला ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिंक, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। You can see in this curve, this is equal to C C D D C। इस कर्व से अगर हम प्रेशर वर्क डन निकालें, then the work done is equal to integral from C to D PdV, that is equal to area CD DC। इस इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट से, गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमारे पास सी बिंदु पर प्रेशर कितना था? Pc था। वी बिंदु पर प्रेशर, सी बिंदु पर प्रेशर Vc और वॉल्यूम Vc था। उसी तरह डी बिंदु पर प्रेशर Pd और वॉल्यूम Vd था। गैस इक्वेशन कहती है Pv इज इक्वल टू RT, तो इसलिए हमारे पास ये समीकरण हो गया PcVc is equal to PdVd is equal to RT2। इस स्थिति में जो अमाउंट सिस्टम को दी गई थी, हीट सिंक को दी गई थी, रिजेक्ट की गई थी, वो कितनी थी? Q2 is equal to W3 is equal to P की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, P is equal to R upon V into T2। So in this integration RT2 we can take outside, integration of C2D V 1 upon
V. 1 upon V is log V. By putting the limits of the integration, we can conclude this Q2 is equal to RT2 into log of VD upon VC. We can change this VD upon VC as VC upon VD by putting the negative sign over here. So this Q2 is equal to W3 is equal to minus RT2 log of VC upon VD. Now in the fourth process, what will happen? This is the last process of this cyclic process. इस चक्रीय प्रक्रम का यह अंतिम प्रक्रम है, अंतिम प्रोसेस है. सिलेंडर को अब हमने हीट सिंक से हटा लिया. The cylinder piston assembly is now removed from the heat sink and it is again placed on the insulated stand. इसको हमने सिंक से हटाकर पुनः इसको हमने कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रख दिया. अब the gas is compressed adiabatically by the piston to such an extent that the gas reaches its initial state A. हमने कहा कि गैस को अब हमने एडियाबेटिकली इस तरह से कंप्रेस किया कि पिस्टन जो है वो अपने आप गैस की प्रारंभिक स्थिति ए बिंदु, जहां पर वॉल्यूम VA था, प्रेशर PA था तथा टेम्परेचर T1 था, वहां तक पहुंच गई. दिस कंप्रेशन हैज बीन डन बाय द कर्व DA इन द इंडिकेटर डायग्राम. ये जो डायग्राम था इसमें हमने इस चीज को DA कर्व से प्रदर्शित किया है. D बिंदु से A बिंदु तक पहुंचने पर गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेशन किया, जिससे उसका प्रेशर PD से PA हो गया, वॉल्यूम VD से VA हो गया और टेम्परेचर T2 से T1 पहुंच गया. अगेन वी विल कैलकुलेट द वर्क डन इन द फोर्थ प्रोसेस. Work done in the fourth process is equal to W4 integration from D to A. PdV is equal to area contained by the working substance during the adiabatic compression. In the adiabatic process, the equation of state is represented as PV की power gamma is equal to K, where we very well known that K is a constant and gamma is the ratio of two specific heat of gas. Here we are using ideal gas as a working substance, so this gamma is equal to Cp upon Cv. So thus in this process PdVd की power gamma is equal to PAVA की power gamma is equal to K. By substituting the value of this P in the equation number 7, so W4 is equal to K upon V की power gamma. On integrating this, we will get K Vd की power 1 minus gamma upon gamma minus 1. Substitute the limit of this A. So this is equal to K Vd 1 minus gamma minus K VA 1 minus gamma upon gamma minus 1. Now we consider W4 is equal to PD VD की power gamma. We have to put K is equal to PV की power gamma. So substitute the value of this K over here. PD VD की power gamma, VD 1 minus gamma minus PA VA gamma, VA 1 minus gamma. So on combining this VD VD, so you will get PD VD minus PA VA upon gamma minus 1, or W4 is equal to R T2 minus T1 upon gamma minus 1. We will take minus sign common, so it will remains R T1 minus T2 upon gamma minus 1. Because of the gas equation, the PAVA is equal to RT1 and PdVd is equal to RT2. Now we will calculate the net work done by the Carnot cycle. चूंकि हम जानते हैं कि इस कंप्लीट साइक्लिक कार्नोट साइकिल में इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान 4 प्रोसेस सीक्वेंस में हुए थे. इस सिस्टम में ड्यूरिंग द साइक्लिक वर्क is done by the gas in the first 2 stages, W1 and W2. These are the positive work done, and work is done on the gas in the last 2 stages, means W3 and W4. इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा कि जो गैस है इसने पहले 2 स्टेजेस में
गैस के द्वारा कार्य किया गया, जिसकी वजह से गैस द्वारा किए गए कार्य को हम धनात्मक लेते हैं, इसलिए हमने W1 और W2 वर्क डन को पॉजिटिव लिया। लेकिन अंतिम दो स्टेजेस में, अर्थात तृतीय प्रोसेस और चतुर्थ प्रोसेस में, थर्ड और फोर्थ प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द गैस के ऊपर कार्य किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा दोनों ही स्थितियों में हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन था। उस स्थिति में हमने W3 और W4 को नेगेटिव लिया। इस चीज को हमने जब काम में लिया, हमने इन सब का एरिया यहाँ रखा। W1 इज इक्वल टू एरिया ए बी स्मॉल बी ए प्लस एरिया बी सी 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 बी माइनस एरिया सी डी सी 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 माइनस एरिया डी ए डी डी। इस सब को जब हम देखते हैं तो हमको फाइनली क्या मिलता है? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, और बेसिकली इट इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय द कार्नोट साइकिल इन द इंडिकेटेड डायग्राम. So we will use above equation number 2, 4, 6 and 8. So W1 is equal to RT1 log of BV upon VA plus RT1 minus T2 gamma minus 1 minus RT2 log VC upon VD minus RT1 minus T2 upon gamma minus 1. So this RT1 minus T2 upon gamma minus 1 is a negative and this is a positive. So both these terms will be cancelled out and we will get W is equal to RT1 log of VB upon VA minus RT2 log of VC upon VD. Since we can observe the point B and C are lie on the same adiabatic curve, so this B point will lie corresponding to temperature T1 and the C point lie corresponding to temperature T2. So this is equal to T1 BV की power gamma minus 1 is equal to T2 BC की power gamma minus 1. So VC upon VB is equal to T1 upon T2 1 upon gamma minus 1. Say that is equal to rho, and this rho is known as the adiabatic expansion ratio. Similarly, D and A point are also lie on the same adiabatic curve. So by the same similarity, we can write down T1 VA की power gamma minus 1 is equal to T2 VD की power gamma minus 1. So VD upon VA is equal to T1 upon T2 to the power 1 upon gamma minus 1. This is again equal to rho. If we observe equation number 11 and equation number 12, we can say that VC upon VB is equal to VD upon VA, or VC upon VD is equal to VB upon VA. So in the net work done equation, which is equation number 10, here this VB upon VA and VC upon VD, as we are observing that VC upon VB is equal to VD upon VA, or VC upon VD is equal to VB upon VA. So we can take log of VB upon VA common out and we can write down this is equal to R T1 minus of T2 log of VB upon VA. This is also equal to work converted from the heat, which is equal to Q1 minus Q2. Now we will calculate the efficiency of the Carnot engine. The efficiency of the Carnot engine, if we consider the definition of the efficiency, then efficiency of the any engine is equal to ratio of useful work to the heat received from the source. The useful work done by the gas or by the ideal gas must be equal to W, and the heat received from the source is equal to Q1. हमने देखा था कि प्रारंभ में जब हमने साइक्लिक प्रोसेस को प्रारंभ किया था तो सिलेंडर पिस्टन असेंबली में वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया था और उसके द्वारा इंजन के द्वारा किया गया कुल कार्य हमारा W था. So eta is equal to W upon Q1. What is eta? It is the efficiency of the Carnot engine. By substituting the value of W, this is equal to R T1 minus T2 log of base BV upon VA. We substitute the value of Q1 also, R T1 log of VB upon VA. So log of VB upon VA will cancel out, RR also will be cancel out. So finally this efficiency eta is equal to T1 minus T2 upon T1, or we can say this is equal to 1 minus T2 upon T1. This value of this T2 upon T1, if we observe equation number 11, we can write down T2 upon T1 is equal to gamma की power rho की power 1 upon gamma minus 1.
So this is equal to 1 minus 1 upon rho gamma minus 1. This is the efficiency of the Carnot engine in terms of the adiabatic ratio. Now from this formula of the efficiency of Carnot engine can be concluded that the efficiency of the Carnot engine depends upon the temperature of the heat source and sink. Here from equation number 15 we can observe that eta is equal to 1 minus T2 upon T1. So we can conclude that the efficiency of the Carnot engine depends only upon the temperature of heat source and sink, not on the temperature of the nature of the working substance. The next conclusion is at a constant temperature T1 of heat source, the efficiency of engine increases with the increase of T1 minus T2. That means as the temperature of the sink T2 decreases, the efficiency increases. यदि हम इसके efficiency के conclusion को फिर से consider करें तो हम ये देख सकते हैं कि यदि मान लो हम सोर्स के ताप को नियत रखें और यदि T1 माइनस T2 के अंतर को, सोर्स और सिंक के ताप के अंतर को यदि हम बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे सिंक का टेम्परेचर घटता है कार्नोट इंजन की हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है. डिक्रीजिंग ऑफ सिंक टेम्परेचर T2 इज मोर इफेक्टिव देन इंक्रीजिंग द सोर्स टेम्परेचर T1 फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. अगर मान लो हमको यह प्राप्त करना है कि क्या हम ऐसा कोई हीट इंजन बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, इसका मतलब या तो हमारे पास सिंक का ताप 0 होना चाहिए या सोर्स का ताप हमारे पास अनंत होना चाहिए. एंड इट इज रादर इम्पॉसिबल टू रीच दिस स्टेट. ईदर इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू रीच द सोर्स ऑफ टेम्परेचर अप टू इंफिनिटी और द सिंक टेम्परेचर इज इक्वल टू 0. So the efficiency will always be less than 1 or 100%. The efficiency of Carnot engine also depend upon the adiabatic expansion ratio. On increasing the rho, the efficiency also increases. जितना ज़्यादा adiabatic expansion ratio होगा उतनी ही ज़्यादा Carnot heat engine की efficiency बढ़ेगी. So आज के लिए इतना ही.